उन्होंने कम से कम 5 मूर्तियां बनाई थीं। आप इसका मतलब समझ सकते हैं। अभी भी हत्यारे ने कम से कम 5 पुलिस अधिकारियों को निशाना बनाया है। इस बीच 3 की मौत हो गई है, 2 और बचे हैं। अब ये 2 लोग विभाग में कोई भी हो सकते हैं। कैथरीन यह बात अच्छी तरह समझ सकती थी। अब कैथरीन सुधाकर से पूछती है कि क्या वह उन दोनों का स्केच बना सकता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इन दोनों लोगों ने मूर्तियां लेते समय सुधाकर की आंखें नष्ट कर दी थीं। इसका मतलब है कि अनवर फिर से बेखबर है, उसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन यहाँ हम सुधाकर की बेटी को भी देख सकते हैं। वह उस रात पुलिस स्टेशन में मूर्ति के बारे में जानकारी देने गई थी, लेकिन किसी ने उसे बुला लिया। उसकी बेटी डरकर भागती हुई वहां से आई। इन सब बातों से यह समझ में आता है कि हत्यारा असल में उन पर नजर रख रहा है। तो यह सब सुनने के बाद अनवर वहां से चला आता है और हम बैकग्राउंड में एक और मूर्ति देख सकते हैं। सुधाकर ने इसे सैंपल के तौर पर रखा है। फिर देखा जाता है एंड्रयू ने एक खास तरह का ऐप भी बनाया है। उस ऐप में जब कोई मोबाइल फोन उसके हाथ से गिरेगा तो उसके साथ ही कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। नतीजतन हत्यारे को भी पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि हत्यारा अपना मोबाइल फोन हर समय क्राइम सीन में रखता है। अब यह ऐप सभी पुलिस वालों के फोन में इंस्टॉल है। इसके बाद हम शेरोन चंद्रन नाम की पुलिस अधिकारी को घर पर काम करते हुए देख सकते हैं, लेकिन उसी समय अचानक उसके कमरे में करंट दौड़ जाता है। शेरोन यह देखने के लिए बाहर आती है कि समस्या कहां है, लेकिन उसी समय पीछे से वह अनजान व्यक्ति नकाब पहने हुए आता है और वह अपनी तीखी आवाज में हाय कहता रहता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। शेरोन का हत्यारा अपहरण करने वाला है और शेरोन उनसे लड़ने लगती है, लेकिन चूंकि 2 लोग शेरोन से लड़ रहे थे, इसलिए यह बहुत सुविधाजनक नहीं हो सकता था। उधर कंट्रोल रूम में फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। अनवर बाहर आता है और शेरोन के घर जाता है, लेकिन यहाँ देखा जा सकता है कि शेरोन का अपहरण हो चुका है। पुलिस अब पूरे घर की तलाशी शुरू कर देती है और टेबल से एक अंजीर जाल स्पिनर पाया जा सकता है। जैसा कि हम पृष्ठभूमि में एक ट्रेन स्टेशन देख सकते हैं। यहाँ एक महिला व्हील चेयर पर एक बूढ़े व्यक्ति को ले जा रही थी, लेकिन ट्रेन में सभी लोग एक एक करके चले गए। यह देखा जा सकता है कि जो बूढ़ा व्यक्ति शुरू से यहाँ बैठा था, वह अभी भी यहाँ बैठा है। इसके बाद टीवी पर दिखाए गए शेरोन की लाश रेलवे स्टेशन पर मिली और यहीं से हम समझ सकते हैं कि वह बूढ़ा आदमी शेरोन ही था। उसकी हत्या कर दी गई थी और वह बूढ़े की तरह कपड़े पहने यहाँ बैठा था और शेरोन के साथ ट्रेन में आई महिला कैमरे के सामने आकर बैठ गई ताकि पुलिस उसकी हिम्मत देख सके। यह सब देखकर अनवर गहरी सोच में पड़ जाता है, लेकिन सोचते सोचते अचानक अनवर को कुछ महसूस होता है। तभी अनवर सार्जेंट ऑफिसर कैथरीन के घर आता है। अनवर को कैथरीन की पूरी बात समझ में आने लगती है, कैसे हत्यारे ने प्यार के नाम पर पीड़ितों का अपहरण किया। अनवर इस रहस्य को खोलना शुरू करता है। दरअसल हत्यारा पहले बहुत चालाक था। वह एक भयानक गर्दन पहने मुखौटे में पीड़ित के सामने आया था। यह देखकर पीड़िता उठ गई। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति ने पीड़िता को सम्मोहित कर लिया, लेकिन उस दिन शेरोन नशे में थी, जिसके कारण हत्यारा उस रात उसे सम्मोहित करने में असफल रहा। हम किसी साधारण पागल से मुकाबला नहीं कर रहे हैं। यह हत्यारा हमारे दिमाग से खेल रहा है। हत्यारा वही महिला हो सकती है जो ट्रेन में थी। तब अनवर अपनी बेटी के साथ स्पिनर से खेल रहे थे। अनवर अपनी बेटी को स्पिनर चलाना सिखा रहे थे। ऐसा करते हुए अनवर को एक और घटना याद आती है। एक साइको किलर जो हमेशा एक ही तरह से स्पिनर पकड़े रहता था। अनवर कंट्रोल रूम में आता है और वह साइको किलर को सारे दस्तावेज दिखाने लगता है। इस पागल का नाम साइमन मंसूरन था। साइमन अमेरिका से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर देश लौटा था, लेकिन दिन के ज्यादातर समय वह खुद को घर में बंद रखता था। एक दिन उसके पिता ने साइमन के कंप्यूटर में डार्क वेब पर लोगों का सिर कलम करने का वीडियो देखा। यह देखकर उसके माता पिता को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन इस घटना के कुछ दिन बाद भी साइमन के माता पिता को कोई खबर नहीं मिली। साइमन ने अपने माता पिता को प्रताड़ित करके मार डाला था, लेकिन दुख की बात है कि साइमन की भी कुछ दिन पहले ही फायर जेल में मौत हो गई थी। इसका मतलब है कि यह धागा ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या करना है। एक दिन अनवर उसे एंड्रिया से बात करने के लिए साइमन की तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखकर एंड्रिया कुछ समझ सकती है। फिर अगर आप ट्रेन में कंप्यूटर के बगल में उस लड़की की तस्वीर रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये लड़की असल में साइमन है। साइमन लड़की बनकर आया और केस वहीं छोड़ गया। तो अब अनवर को पक्का पता चल गया है कि साइमन ही असली हत्यारा है।
देखा जा सकता है कि एंड्रिया के घर से अनवर साइमन की जानकारी लेकर बाहर निकलने के लिए साइमन और उसके पार्टनर्स को फोन कॉल के जरिए मृत पाया गया है। यह सुनकर अनवर फिर से चिंतित हो जाता है और उसी समय सुधाकर का फोन उसके पास आता है। तब हम सुधाकर के घर में अनवर को देख सकते हैं। सुधाकर को पता चलता है कि आखिरी मूर्ति लेने कोई व्यक्ति आया है, लेकिन अब सुधाकर की बेटी उस व्यक्ति को देखती है और उसकी तस्वीर ले लेती है। पर्दे से 8 बार टकराने पर अनवर एक मूर्ति की तरह चमक उठता है, क्योंकि यह शहर का एक और मशहूर मनोरोगी बेंजामिन लुइस है। वे लोग अनवर को बेंजामिन के अतीत के बारे में बताना शुरू करते हैं। लोगों को पता है कि बेंजामिन का एक छोटा परिवार था। अपनी मां की मृत्यु के बाद बेंजामिन के पिता ने उसे और उसकी छोटी बहन रेबेका को पाला। वे अपने दिन खुशी खुशी बिता रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन रेबेका के स्कूल से एक कॉल आती है। इसके बाद बेंजामिन के पिता स्कूल गए और उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बहन गर्भवती है, लेकिन रेबेका यह नहीं बताना चाहती कि यह किसने किया। लेकिन एक दिन रेबेका उसे सच बताती है कि वह उसके पिता का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति ने उसकी जिंदगी बर्बाद की वह उनके गांव का पिता फ्रैंको था। रेबेका फादर फ्रैंको के दफ्तर में पार्ट टाइम काम करती थी। एक दिन फ्रैंको रेबेका के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और जो कुछ भी होता है वह हो जाता है। रेबेका के पिता को इस बारे में पता चलता है और वह फ्रैंको के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। और इस स्टेशन पर जो पुलिस अधिकारी था वह कोई और नहीं था, यह अनवर का दोस्त अनिल था। अनिल बोला, तुमने अपनी बेटी का बलात्कार किया है, तुम यह बात स्वीकार करोगी, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। बेंजामिन के पिता इस अमानवीय प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर यह देखा जाता है कि बेंजामिन के पिता को जेल ले जाया जा रहा है। दूसरी ओर रेबेका को गांव से बहुत दूर भेजा जा रहा है। जेल में बेंजामिन अपने पिता से बात करने आता है और उन्हें अपना पिता कहता है, खूब पढ़ो और खूब बढ़ो और अपनी बहन को ढूंढो और साथ रहो। यह बेंजामिन और उसके पिता की आखिरी कहानी थी। अगले दिन जेल में बेंजामिन के पिता की हत्या कर दी जाती है। हत्या के दौरान बेंजामिन की पूरी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है और इस घटना के बाद बेंजामिन के मन में पुलिस के प्रति नफरत भर जाती है। इस तरह कई दिनों तक बेंजामिन निराशा में रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद बेंजामिन खूब पढ़ाई करेगा और खूब बड़ा होगा और अपने पिता की मौत का बदला लेगा। इसके बाद बेंजामिन कड़ी स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला जाता है। यह सब सुनने के बाद अनवर के लिए पूरा केस बहुत आसान हो जाता है। अनवर को समझ नहीं आता कि अनिल इस केस में शामिल था। अनवर अनिल को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अनिल ही बेंजामिन का आखिरी निशाना होने वाला है। फिर हम देख सकते हैं कि अनिल पहले से ही एक जगह अनवर का इंतजार कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद अनवर वहां आता है और अनिल को नहीं ढूंढ पाता। इसके अलावा अनिल का मोबाइल फोन भी जमीन पर पड़ा होता है। अनवर को पता चलता है कि अनिल का अपहरण कर लिया गया है। अब क्या करें? यही सोचते हुए अनवर को अचानक आसमान में एक ड्रोन दिखाई देता है। कोई उससे शूटिंग कर रहा था। अनवर दौड़कर ड्रोन ऑपरेटर से पूरी फुटेज देखने लगता है। इस फुटेज को देखकर वह आसानी से बेंजामिन की कार का पता लगा लेता है कि वह और उसकी एक टीम बेंजामिन के ठिकाने पर आ रही है और यहीं से बेंजामिन सभी हत्याओं को अंजाम दे रहा था। दरअसल यह एक गन्ने का खेत था और यहाँ वे बेंजामिन की कार देख सकते हैं। अंदर बेंजामिन ने अनिल को एक मेज पर बांध दिया। इसी बीच बेंजामिन अनिल की आंख निकालने ही वाला था। उधर अनवर अपनी टीम के साथ खेत में घुस जाता है। सभी अलग अलग बेंजामिन को ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ बेंजामिन को उनकी स्थिति के बारे में पता चलता है, लेकिन एक एक करके वह सभी को मार देता है और उन्हें चेतावनी देता है। दूसरी तरफ अनवर को खोज के बीच में अनिल मिल जाता है। अनवर अनिल की छाती खोलने जाता है। उसी समय बेंजामिन पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है। फिर हम दोनों के बीच भयंकर लड़ाई देख सकते हैं, लेकिन चूंकि अनवर लड़ाई में माहिर नहीं है, इसलिए बेंजामिन ने उसे आसानी से काबू कर लिया। थोड़ी देर में बेंजामिन उसे मार डालेगा, लेकिन उसी समय वह डंडा लेकर आता है और बेंजामिन के सिर पर वार कर देता है। परिणाम स्वरूप बेंजामिन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और अनवर की जान बच जाती है। फिर हम देखते हैं कि बेंजामिन को कार में कहीं ले जाया जा रहा है। हालात से साफ है कि बेंजामिन को मुठभेड़ में मार दिया जाएगा। फिर उसे एक सुनसान इमारत में ले जाया जाता है और गोली मारकर मार दिया जाता है। दूसरी तरफ अनिल का घर दिखाई देता है। एक अनजान लड़की अनिल से मिलने आई है। उसी समय अनवर भी अनिल से मिलने आया है। अब अनवर को देखकर वही लड़की अनिल के कमरे से निकल रही है। नतीजतन
अनवर ध्रुव के घर गया और अनिल के गले से उसकी हत्या कर दी गई। अनवर दूर से बालकनी में आता है और देखता है कि लड़की वहां से जा रही है। अब अनवर रेबेका को पुकारता है, लड़की मुंह फेर लेती है। आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है। यह लड़की बेंजामिन की छोटी बहन रेबेका थी, जिसने उसके पूरे परिवार से बदला लिया था। लेकिन अनवर अब उससे कुछ नहीं कहता, क्योंकि अनिल की मौत की खबर रेबेका के मासूम मुंह से ही निकलनी थी। इस असाधारण फिल्म का अंत यहीं इस दृश्य के साथ होता है। तो मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और मुझे बताइए कि आप इसके साथ कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले थ्रिलर वीडियो में, तब तक की ली बाय।